हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सर्किट थ्योरी से है उसको करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज जो है डिफरेंट एग्जाम्स जैसे कि स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम, गेट, ईएसी, ये सारे एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4 capacitors each of 40 microfarad are connected in parallel. The equivalent capacitance of the system will be, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा सिस्टम का। तो देखिए, जब कैपेसिटर्स को इसमें 4 कैपेसिटर्स को बोला गया है कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि इस तरह से 4 कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया है हमने। तो अगर कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है, अगर ये C1, C2, C3, C4 है तो पैरेलल में सभी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, तो ये चारों ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 40 माइक्रोफैराड है तो 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 यानी कि 160 माइक्रोफैराड होगा। ये पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? तो टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। दोस्तों, जो रेजिस्टेंस होता है हमारा वो होता है रो एल बाई ए। तो ये हमारी होती है रेजिस्टिविटी। ये बेसिकली टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज इन अ सर्किट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना फ्लो होगा? तो देखिए दोस्तों, सपोज कीजिए कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू, ये सारा कॉन्स्टिट्यूट करके बनता है एक, ठीक है, 1 एम्पियर है ना। तो इसका मतलब है क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? तो आपका 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो पर सेकंड कितना फ्लो करेगा इसमें? वो आएगा 0.625 इंटू 10⁻19, यानी कि इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ ए डायमीटर d एंड लेंथ l इज r इफ द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर इज हाफ एंड इट्स लेंथ इज डबल। डायमीटर हाफ कर दिया गया है, लेंथ डबल कर दिया गया है, रेजिस्टेंस विल बी। अब रेजिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, देखिए, तो मान लीजिए कि पहले जो एरिया था हमारा वो था हमारा A1, ठीक है। अब उसमें कंडक्टर को क्या किया गया है? डायमीटर को हाफ किया गया। तो अब जो A2 एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? A1/4, क्योंकि डायमीटर हाफ करने से आपका जो एरिया है 1/4 हो जाता है ना। और जो हमारा सपोज पहले लेंथ L1 था तो अब L2 इज इक्वल टू, अब लेंथ को क्या किया? डबल कर दिया गया, यानी 2L1 कर दिया गया। ठीक है, तो अब जो दूसरा रेजिस्टेंस R2 होगा वो क्या हो जाएगा? रो L2/A2, ठीक है। अब इसको हम लोग पुट करके देखेंगे, L2 जो है हमारा 2L1 है और A2 है हमारा A1/4, ठीक है। ये हमारा जो R2 रेजिस्टेंस है बाद का है, जब उसका स्ट्रक्चर चेंज किया गया है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो रो और ये फैक्टर 4 इंटू 2 यानी 8 हो जाएगा इंटू L1 डिवाइडेड बाय A1। अब आपको पता है कि जो हमारा रो L1/A1 है ये है हमारा R रेजिस्टेंस, तो 8 के फैक्टर में मल्टीप्लाई हुआ है तो जो R2 रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 8 टाइम्स R, यानी कि 8R हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कैपेसिटर कैरीज अ चार्ज ऑफ 0.1 कूलम एट 5 वोल्ट, द कैपेसिटेंस इज। तो अगर चार्ज और वोल्टेज का रिलेशनशिप अगर देखें कैपेसिटेंस के टर्म में तो Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। तो जो उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? Q डिवाइड बाई V। Q हमारे पास कितना है? 0.1 डिवाइडेड बाई V कितना है? 5 वोल्ट, यानी कि ये कितना आएगा? 0.02 फैराड, तो यानी कि ए ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू ऑब्टेन ए हाई वैल्यू कैपेसिटेंस द परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम शुड बी। परमिटिविटी क्या होनी चाहिए? तो कैपेसिटेंस को परमिटिविटी के टर्म में हम लोग देखें तो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी होता है। ये इक्वेशन आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का, जिसमें कि ये डी डिस्टेंस होता है कैपेसिटर्स के बीच में और ए होता है इस दोनों का एरिया, दोनों का कॉमन एरिया, और एप्सिलॉन होता है इसके बीच की परमिटिविटी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका कैपेसिटेंस हाई होना चाहिए तो परमिटिविटी भी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 5 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। अब देखिए, कैपेसिटेंस को अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट करें तो उसके केस में सपोज कीजिए हम लोग 5 सच कैपेसिटेंस को हम लोग कनेक्ट किया है हम लोगों ने एक वोल्टेज सोर्स से। तो इसका मतलब है क्या कि इसका जो इक्विवेलेंट होगा, मान लीजिए इस सबका कैपेसिटेंस C1, C2, C3, C4 और C5 है, तो इसका मतलब है कि जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा
1 डिवाइडेड बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई C2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई C3 प्लस 1 डिवाइडेड C4 प्लस 1 डिवाइडेड C5। जस्ट लाइक कि कैसे रजिस्टर को अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते थे तो उसका इक्वेशन में होता था। अभी सभी कैपेसिटेंस इक्वल है तो सभी में 5 आएगा, तो उसके हिसाब से सी इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 1 माइक्रोफेराड, यानी कि डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। कॉमन फार्मूला है, 5 को कनेक्ट किया गया तो 5 डिवाइड बाय 5 हो गया, यानी कि 1 हो गया। ठीक है, यानी कि इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, रेजिस्टिविटी यूनिट क्या है? देखिए रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी की टर्म लिखते हैं तो रो एल बाई ए होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि अब रेजिस्टिविटी की यूनिट हम लोग कैसे निकालेंगे? रो इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे आर ए बाई एल। आर का जो यूनिट होता है ओम, ए का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और एल का यूनिट होता है मीटर। तो ये कैंसिल हो गया तो क्या आएगा ओम मीटर, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज रिप्रेजेंटेड एट। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या हो जाएगी? ई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। देखिए रिलेटिव परमिटिविटी होती है दोस्तों, वो क्या होती है किसी भी मीडियम की, किसी भी मीडियम की अपनी परमिटिविटी और उसकी जो परमिटिविटी है एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब अगर किसी डायरेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी निकाला जाए तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, यानी कि ये इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ एन यूनिट 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर का यूनिट क्या कंसिस्ट करता है? तो वो एनर्जी कंसिस्ट करता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? देखिए किलोवाट आवर है, यानी कि 1 किलोवाट जो है हमारी एनर्जी 1 आवर में जो कंज्यूम होगी वो होगी 1 किलोवाट आवर की यूनिट। ठीक है, इसको हम लोग सेकेंड्स में भी निकाल सकते हैं। किलोवाट को 10⁻³ कर देंगे, इनटू सेकेंड्स में जो है वाट हो जाएगा और सेकेंड्स में 3600 सेकेंड्स हो जाएगा, यानी कि आपका 36 इंटू 10⁻5 जूल ये आपकी एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि ये हमारा 1 किलोवाट आवर किसका मापक होता है? यूनिट का मापक होता है। जनरली इसको यूनिट बुलाता है। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उसमें 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स हैज़ द यूनिट ऑफ, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? तो फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। तो इलेक्ट्रिकली दोस्तों फ्लक्स को हम लोग लेंज लॉ के टर्म में भी हम लोग लिखते हैं, d∅dt हम लोग लिखते हैं, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू EMF, बहुत सारी जगहों पे यूज़ करते हैं, है ना। तो ये फ्लक्स जो है हमारा उसका यूनिट क्या होता है? वेबर। ठीक है, उसके बाद एक होती है फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो इसको हम लोग टेस्ला के टर्म लिखते हैं। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी जिसे बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? वेबर, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ पार्टिकुलर नेटवर्क आर लीनियर देन द सुपरपोजिशन थ्योरम वुड होल्ड व्हेन एक्साइटेशन इज। तो एक्साइटेशन क्या होगा? एदर AC या DC होगा। ठीक है, देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो AC और DC एक्साइटेशन दोनों में अप्लाई होता है। ठीक है, AC DC एक्साइटेशन में अप्लाई होता है अगर सर्किट लीनियर है, लेकिन ये पावर कैलकुलेशन के लिए अप्लाई नहीं होता, क्योंकि पावर कैलकुलेशन में जो सर्किट होता है वो लीनियर नहीं होता, क्योंकि पावर में जो इक्वेशन होता है वो हमारा I² × R होता है। तो पावर एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो पावर के कैलकुलेशन में सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ नहीं करते हैं। लीनियर सर्किट में सुपरपोजिशन का यूज़ करता है, तो AC और DC दोनों में यूज़ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 30 कहता है इफ P इज द पावर ऑफ ए स्टार कनेक्टेड सिस्टम देन व्हाट विल बी द पावर ऑफ एन इक्विवेलेंट डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। अगर P पावर कनेक्टेड सिस्टम स्टार में है तो डेल्टा में क्या होगा? तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग सेपरेट करके रखते हैं। देखिए हमारा जो पावर नेट होता है वो होता है 3 टाइम्स V फेज पावर इंटू I फेज पावर किसी भी कनेक्शंस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार में देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग स्टार में जो फेज पावर है उसको phi स्टार मानते हैं और जो फेज करंट है उसको I phi स्टार मानते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि हमारा जो टोटल पावर स्टार के केस में हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? V फेज स्टार इंटू I फेज स्टार। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग सपोज कीजिए कि लाइन वोल्टेज जो है VL है और IL है, तो इसका मतलब है क्या कि फेज स्टार कनेक्शन में क्या होगा? V फेज स्टार जो हो जाएगा वो हो जाएगा V लाइन डिवाइडेड बाय √3 और I फेज स्टार जो हो जाएगा वो हो जाएगा I लाइन, क्योंकि स्टार कनेक्शन में लाइन और करंट और फेज करंट दोनों बराबर होता है। तो उसको अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो P स्टार के केस में जो पावर है हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स V फेज पावर, यानी कि VL बाय डिवाइड बाय √3 और ये हो जाएगा हमारा IL, तो ये हो जाएगा √3 VL इंटू IL। ठीक है, ये हमारा होगा इक्वेशन 1, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग डेल्टा कनेक्शन में देखते हैं।
डेल्टा कनेक्शन में हम लोग फेज कनेक्शन को हम लोग मानते हैं आपका वी फेज डेल्टा, ओके, वी फेज डेल्टा और आई फेज डेल्टा, इन दोनों कनेक्शन को हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। तो हमारा इसमें टोटल डेल्टा केस में पावर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स वी फेज, यानी कि वी लाइन और फेज दोनों बराबर होता है डेल्टा में, और आई लाइन बाय √3 होगा, क्योंकि डेल्टा में जो फेज का करंट होता है वो लाइन करंट बाय √3 होता है, तो इससे भी निकाले तो √3 VL इंटू IL आता है, यानी कि दोनों बराबर हो जाता है। अब जब दोनों बराबर हो जाता है तो इस केस में क्या है, हम लोग स्टार केस में हम लोगों ने पावर को क्या माना था P, तो डेल्टा केस में पावर क्या हो जाएगा P, यानी कि ए ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट क्या कौन सा है, तो एक्टिव एलिमेंट दोनों है, यानी करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स है। देखिए दोस्तों, सर्किट थ्योरी में जो एक्टिव एलिमेंट होता है वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करते हैं, ठीक है। पैसिव जो एलिमेंट होता है वो एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते हैं, ओनली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं या डिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। ओनली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और डिसिपेट कर सकते हैं, तो वो हो गया पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स दोनों हो सकते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर डिसिपेशन इन आइडियल कंडक्टर इज। आइडियल इंडक्टर में पावर डिसिपेशन का क्या हो जाएगा 0। देखिए नॉर्मल वर्किंग इंडक्टर में दोस्तों क्या होता है, थोड़े क्वांटिटी में रेजिस्टेंस होता है, अगर आप कितना भी परफेक्ट आप कर लें, आइडियल जब तक ना हो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है, तो अब पावर जो लॉस होता है वो I² इंटू R होता है। अगर ये रेजिस्टेंस रहेगा और इसके थ्रू करंट फ्लो होगा तो पावर डिसिपेट होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें एक फाइनाइट क्वांटिटी, नॉन जीरो क्वांटिटी आएगी, लेकिन आइडियल इंडक्टर होता है उसमें रेजिस्टेंस ये 0 होता है, तो इसका मतलब उसमें पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगा, उसी केस में 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ। तो इंडक्टर क्या सडन चेंज अलाउ नहीं करता है, तो वो करंट का सडन चेंज अलाउ नहीं करता है, यानी कि अगर इंडक्टर में वोल्टेज T = 0 पॉइंट पे इंडक्टर कोई एक ऐसा सर्किट है जिसमें एक इंडक्टर कनेक्टेड है और एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है, और एक T = 0 पे कुछ ये स्विच ओपन था, अगर T = 0 प्लस पे स्विच क्लोज होता है, तो इनिशियली इसे ये क्या कंसिडर करता है, ओपन सर्किट कंसिडर करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि करंट को अलाउ नहीं करेगा सडन चेंज को, तो इसका मतलब है कि करंट की सडन चेंज को वो अलाउ नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ। सिमिलरली वोल्टेज को अलाउ नहीं करता है, कैपेसिटर सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ नहीं करता है, यानी कि इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियल वोल्टेज सोर्स का कितना होना चाहिए, तो वो 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए, देखिए दोस्तों, नॉर्मल के वोल्टेज सोर्स में, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है कि एक स्मॉल रेजिस्टेंस का वैल्यू रहता है, तो उसमें क्या होता है कि वोल्टेज अगर करंट सेंड करता है किसी सर्किट में, तो इसके अक्रॉस I × R वोल्टेज ड्रॉप होता ही होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए कि इसके ये सिर्फ और सिर्फ जो लोड कनेक्टेड है सिर्फ उसी को वो वोल्टेज प्रोवाइड करे, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये आइडियलिस्टिकली ये 0 होना चाहिए उसके लिए। तो इसका मतलब है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए क्या होना चाहिए, जो इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि ए ऑप्शन सही है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल करंट सोर्सेज। आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए इनफाइनाइट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखिए जो आइडियल करंट सोर्स होता है वो इस तरह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक पैरेलल में रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी क्या होता है कि यहाँ से अगर लोड कनेक्टेड है तो इसका मतलब है कि कुछ रेजिस्टेंस होने पे ये करंट यहाँ डाइवर्ट हो जाता है। हमें क्या चाहिए कि एक पूरा का पूरा करंट सोर्स जो है वो आइडियल हो और ये लोड को दे, लोड को, ठीक है। तो यहाँ पर करंट डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। तो आइडियल के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ करंट अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट होगा, यानी कि ये ओपन में होगा, तो इसका मतलब कोई करंट इससे फ्लो नहीं करेगा। तो हम लोग जो इमेजिन करते हैं आइडियल करंट सोर्स में, उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल फॉर। तो किसके लिए, पावर कैलकुलेशन में हमने देखा कि जो पावर जो कैलकुलेशन के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो एक नॉन लीनियर सर्किट होता है, ठीक है। तो ये लीनियर एलिमेंट जैसे वोल्टेज और करंट, उसमें सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई होता है। तो ये पावर कैलकुलेशन के लिए नॉन लीनियर सर्किट है, तो इसमें अप्लाई नहीं होगा, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।